अब ये 3-4 अंकों के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। विकृति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो यहाँ पर वही है कि जब हम किसी वस्तु में प्रतिबल लगाते हैं तो उसके विमा में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो विमा में परिवर्तन तथा मूल विमा में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो ये विकृति का सूत्र हो गया विमा में परिवर्तन और मूल विमा में परिवर्तन। और ये जबरदस्ती के बने हैं 3 ठो टाइप। बस एक बार यहाँ विमा की जगह क्या लिखना है, लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। जब यहाँ आयतन वाला आयतन विकृति आ जाएगी तो आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। फिर यहाँ पर अपरूपण विकृति आ जाएगी तो यहाँ पर उसके पृष्ठों के बीच का कोणीय विस्थापन क्या कहलाएगा, अपरूपण विकृति कहलाएगा। तो थोड़ा सा इसको उठा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। ठीक है, यही आयतन में है, अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को केवल इसमें लंबाई की जगह क्या लिख दिए हैं, आयतन। और अपरूपण वृत्ति में अपरूपण प्रतिबल के कारण फलकों के बीच का या पृष्ठों के बीच का आपेक्षिक विस्थापन क्या कहलाता है, या कोणीय विस्थापन अपरूपण विकृति कहलाता है। ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम लिखिए, प्रत्यास्था गुणांक को समझाइए और इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। तो हुक का नियम सीधा है, इसको पढ़ देना। प्रतिबल समानुपाती क्या है, विकृति। तो अल्प विरूपण के लिए प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती। बस इतना लिखना है। या ये भी लिख सकते हो, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आ जाएगा, के बराबर हम विकृति लिख दिए, जहां के को क्या मानते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा देना है तो इससे सूत्र बना सकते हो। जैसे प्रतिबल बराबर क्या है, के गुणे विकृति। तो के बराबर क्या होगा, ये विकृति को बटे में कर दोगे तो देखो प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या सूत्र बना, प्रतिबल बटे विकृति। बस इसको पढ़ा देना है। प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। हाँ, क्या, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। हाँ, अब इसमें जो भी इसका मात्रक है, विमी सूत्र है, सब कुछ उससे प्रतिबल से मिलता है, क्योंकि विकृति विमाहीन है, मात्रकहीन है। तो जो प्रतिबल का होता है F/A, उससे बना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर उसका विमी सूत्र भी F/A से बना लेंगे तो विमी सूत्र बन जाएगा, क्योंकि विकृति का कोई ना विमी सूत्र होता है और ना ही उसका क्या होता है, मात्रक। अब इसमें 3 प्रकार होते हैं। यंग गुणांक क्या कहलाता है, इसको यंग प्रत्यास्था गुणांक भी बोल सकते हैं। तो क्या है, प्रत्यास्था की सीमा में, इसी को पढ़ देना है सूत्र। प्रत्यास्था की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है, यंग गुणांक। इसका सूत्र निकला है, देखो। अभिलंब प्रतिबल के लिए हम क्या लिखते हैं, F/A, और अनुदैर्ध्य विकृति को क्या लिखते हैं, डेल्टा L/L। यदि इसको हल करेंगे तो L कहाँ जाएगा, ऊपर, A कहाँ जाएगा, नीचे। इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। यदि हम भार लटकाए तो F का मान क्या हो जाएगा, mg। अभी सूत्र आया था ना, y का मान लिखे तो mg, और यदि A का मान हम वृत्ताकार मान लेते हैं तो πr²। इस तरह से भी सूत्र आगे बढ़ा सकते हो। अब आयतन गुणांक या बल्क मॉडुलस, इसको क्या कहते हैं, इसको फिर से पढ़ देना है, सब में जोड़ना है। प्रत्यास्था की सीमा में, फिर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, F/A, और आयतन विकृति क्या होती है, -ΔV/V। क्योंकि यदि हम किसी चीज को दबाते हैं, संपीड़न करते हैं, तो उसका आयतन घटता है, इसलिए इसमें माइनस लगा है ना। पर यहाँ पर देखो, F/A दाब भी होता है, तो इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, P, है ना। F/A का मतलब क्या है, दाब, इसमें P लिख दिए। अब इसमें देखो, ये जो बड़ा वाला, ये वाला भी है, कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला भी कहाँ जाएगा, नीचे, और माइनस तो लगा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हो गया कौन सा, अपरूपण विकृत गुणांक, या हम इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो फिर से वही, प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। इसको दर्शाते किससे हैं, ईटा से। तो प्रतिबल का मान क्या होता है, Fa, और अपरूपण विकृति को किससे दर्शाते हैं, थीटा से। तो F/A थीटा हो गया, इस तरह से। ठीक है,
अब इसका अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब इसको समझना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य, है ना। तो यही है कि जैसे मान लो ये है, हम इसमें इतना बल लगाए कि ये वापस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यास्था की सीमा में। तो ये अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसको जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है, तो ये विकृति ना उत्पन्न कर रहा हूं। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पर एक तार मान लेते हैं कि माना तार की लंबाई क्या है? L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उस पर लगाया गया बल क्या है? F है, उसके लंबाई में वृद्धि क्या है? डेल्टा L है। तो जो आप कह रहे हो कि हाँ यार किसको खींचना है? तार को। तो तार होगा तो तार की लंबाई भी होगी, खींचेंगे तो उसमें वृद्धि भी होगी, और जब खींचोगे उसमें बल भी लगेगा। वही चीज हमको लिख देना कि बल ये है, लंबाई ये है, लंबाई में वृद्धि ये है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हम कार्य बराबर निकालेंगे औसत बल गुणे लंबाई में वृद्धि। औसत बल का मतलब यह है कि शुरू में जो उसमें बल लग रहा था 0, और बाद में जो बल लगा वो क्या हुआ? F। तो औसत निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, तो औसत बल हो गया, और उसके लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा L। तो 1/2 F डेल्टा L हो गया। ठीक है। अब यह कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये W को मैंने क्या लिख दिया? U। अब ये 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, F है तो F लिख दिए, डेल्टा L है तो डेल्टा, कुछ नहीं किए, केवल W को क्या लिख दिए हैं? U। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर समझना, A और L का हम भाग भी कर रहे हैं। F के बटे में क्या लिखा हूं? A। डेल्टा L के बटे में क्या लिखा हूं? L। इसी का भाग और इसी का मैं क्या कर दिया? गुणा। यदि काटा तो वही आ जाएगा ना। और गणित का नियम है, किसी भी चीज में जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, घटा लो, बस उसका मान नहीं बदलना चाहिए। तो मान तो नहीं बदलेगा। ठीक है। अब यहां देखो 1/2 की जगह में क्या लिख दिया? 1/2। F/A का मान क्या होता है? प्रतिबल। और डेल्टा L/L का मान क्या होता है? विकृति। और ये किसके बराबर होता है? आयतन। तो U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे क्या हो गया? आयतन। ठीक है। अब यहां पर जब हम निकाल लेंगे तो प्रतिबल की जगह प्रतिबल लिख दिया हूं, विकृति की जगह विकृति लिख दिया हूं। इसमें क्या गायब है? आयतन। आयतन को क्या माना गया है? एकांक, है ना। एकांक मान लिए, माने उसका मान 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रतिबल के बट्टे में क्या कर दिया? विकृति। तो इसका विकृति का भाग भी करेंगे और विकृति का गुणा भी। तो विकृति 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? यंग गुणांक, और गुणे होता है विकृति स्क्वायर। और अभी हम जब 1 नंबर के प्रश्न में पढ़ रहे थे तो उसमें आया था यही सूत्र, है ना, कि एक तार को खींचने में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो यही सूत्र है ये। ठीक है ना, ऐसे। हाँ जी। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, सिद्ध करिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसको हमको देखना है। तो यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर दोनों की लंबाई मान लो और दोनों के परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लो, और दोनों में भार समान लटकाया गया है। तो यहां पर देखते हैं, स्टील और रबर की लंबाई और परिच्छेद का क्षेत्रफल हम समान लिए, माने इतनी ही, इसी के जैसे एक स्टील है, इसी के जैसे एक रबर है, उतनी ही मोटी, उतनी ही लंबी, उतने परिच्छेद का क्षेत्रफल, सारा कुछ कैसा है? बराबर है। अब हम जब उसमें क्या करते हैं कि समान भार लटकाते हैं। यदि स्टील में हम 1 किलोग्राम का भार लटकाए हैं तो रबर में भी कितना लटका दिए हैं? 1 किलोग्राम का भार लटका दिए हैं। तो उसके लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं, ये डेल्टा LS, माने स्टील में जो वृद्धि होती है S लिख दिए हैं, जो रबर में वृद्धि होती है उसमें क्या लिख दिए हैं? R लिख दिए हैं। अब हमको यंग गुणांक निकालना है। तो यहां पर अभी हम देख रहे थे, जो ऊपर सूत्र निकला था यंग गुणांक का, वो निकला था Y बराबर FL निकला था, और अपॉन में निकला था A डेल्टा M। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो देखो इस सूत्र में F की जगह क्या लिख दिए? mg। L की जगह ये भी क्या है? L। A का मान कितना हो गया? πr²। और डेल्टा L में स्टील का लिख रहे हैं तो S लगा देंगे, रबर का लिखेंगे। यही सूत्र फिर से डुप्लीकेट किए, पूरा का पूरा ये सूत्र है। तो सब में क्या लग गया है? RR, है ना। जो मान बदलेगा उसमें भर R लगेगा। बाकी देखो भार दोनों में बराबर है तो mg में कोई फर्क आया नहीं। दोनों की लंबाई हम कैसे लिए थे? बराबर, इसलिए उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। दोनों का क्षेत्रफल हम क्या लिए थे? बराबर, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आया। अब इसमें लंबाई में अंतर जरूर आया था, इसमें डेल्टा L के साथ यस लगाएंगे और इसमें डेल्टा L के साथ क्या लगा देंगे? R। अब हमको क्या करना है? YS में YR का क्या कर दिए? भाग।
तो भाग करने का मतलब ये है, ये जितना कुछ भी लिखा है यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर जो रबर का लिखा है उसके बटे में ये रबर का लिख दिए। देख लो, बस बटा जो है थोड़ा तिरछा लगा है, थोड़ा मिला लो यार इसको। देख लो यहाँ पर, देखो ये वाई एस का है तो क्या लिखा हूँ MGL, फिर इसके बटे में क्या लिखा पाई आर स्क्वायर डेल्टा LS, वही लिख दिया ना। फिर बड़ा बटा लगाया, फिर इसका MGL और बटे में ये हो गया। यहाँ पर आप देखोगे MG कट जाएगा, LL कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ये बटे के हैं इसलिए ऊपर चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये YS है और ये लंबाई है। मतलब यदि लंबाई ज्यादा तो यंग गुणांक क्या होगा, कम। ठीक, तो लंबाई कम तो यंग गुणांक क्या होगा, ज्यादा। तो मुझे बताओ स्टील और रबर में किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, लंबाई रबर की बढ़ेगी ना। यदि उसमें भार लटकाओगे तो रबर ज्यादा बढ़ेगा, तो रबर की लंबाई ज्यादा हो गई माने उसका यंग गुणांक क्या हो गया, कम हो गया। तो जो रबर होता है वो कम प्रत्यास्थ होता है। यंग गुणांक कम माने वो क्या हो जाएगा, हाँ कम प्रत्यास्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अंतिम वाला इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है ये स्टील की तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचकर उसका वर्णन करना है। तो ग्राफ को समझो आप, है ना। यहाँ पर ये प्रतिबल और विकृति के बीच का वक्र है ना। और ये किसके लिए है, किसी स्टील के तार के लिए। तो जो ये ऊपर की ओर ऐसा जा रहा है ये किसको बताता है, प्रतिबल। और जो इधर की ओर जा रहा है वो क्या बता रहा है, विकृति को बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टील की तार ले लिए हैं, उस तार में हम भार लटकाते जाएंगे और ग्राफ खींचते जाएंगे और भार को बढ़ाते जाना है। ऐसा समझो कि जब मैं 1 किलोग्राम का भार लटकाया, है ना, तो स्टील में 1 मिलीमीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब मैं 2 किलोग्राम लटकाया तो 2 मिलीमीटर की वृद्धि हो गई। और फिर इसको हटाते हैं तो वापस भी चला जाता है ना। माने 1 मिलीमीटर बढ़ा, यदि मैं उसको हटा दूं तो फिर वो कहाँ चला गया, वापस। प्रत्यास्था की सीमा में सब करना है। यदि मैं 3 किलोग्राम लटकाता हूं तो ये 3 मिलीमीटर होता है। फिर ये 4 किलोग्राम लटकाया, 4 मिलीमीटर होता है। 5 किलोग्राम लटकाया, ये होता है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है, सीधा, माने समानुपाती है यहां तक, ओ से लेकर कहां तक, ए तक। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हुक के नियम का क्या कर रहा है, पालन। कि जैसे जैसे हम उसमें बल लगाते जाते हैं वैसे वैसे उसके लंबाई में वृद्धि उत्पन्न होती है। माने जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या है, समानुपाती है। ये जो मैं कर रहा हूं ये कहलाया प्रतिबल, और जो इधर का कर रहा हूं वो क्या कहलाया, विकृति। ठीक है, तो ये जो प्रतिबल है विकृति के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और जैसे मैं 6 किलोग्राम बढ़ाता हूं, ये अब 5 नहीं बढ़ता, ये 7 मिलीमीटर बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। अब समानुपाती हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये जो ए बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, ए तक की बात हो रही, यहां तक क्या कहलाया, ए। इसको बोलेंगे अनुपातिक बिंदु। ए वाला क्या कहलाया, अनुपातिक बिंदु या अनुपातिक सीमा। तो यहां पर समझो अब कैसे लिखेंगे। यहां पर क्या है कि जो ओ ए क्षेत्र है, हेडिंग बना लेंगे क्या, ओ ए क्षेत्र, यह हुक के नियम का क्या करता है, पालन करता है। वस्तु क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है ना। और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। समझ में आ गया। हाँ, क्या क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, हुक के नियम का पालन करता है, वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है, ठीक है, और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 चीजें हम पढ़े। हाँ, हाँ, रेखी भी है। ये कैसा होता है, सरल रेखा। ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, इसको भी जोड़ देना। अब अगले हिस्से में चलते हैं। जब हम ए से बी की बात करते हैं तो ये 6 किलोग्राम में कितना बढ़ा, 7। यदि मैं 7 किलोग्राम का वजन लटकाया तो ये मान लो हो गया 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मिलीमीटर तक तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 10 मिलीमीटर तक ये तो ठीक है
कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ये अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो 6 का 6 होना चाहिए, 7 का 7 होना चाहिए, क्या ऐसे बढ़ रहा है? नहीं। लेकिन इस वजन को हटाऊं तो वस्तु कहाँ आ जाती है? वापस आ जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ बना है ये कैसा बना है? वक्रीय। तो ए से बी के क्षेत्र की बात करते हैं। अब कौन सा क्षेत्र हेडिंग बन जाएगा? ए से बी या ए बी क्षेत्र। ए बी क्षेत्र में क्या हो रहा? हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ग्राफ जैसा कैसा बनता है? वक्रीय। लेकिन वस्तु कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है, उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। और जो हमारे पास ये बी बिंदु आया ना, इस बी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, ये जो हमारा यहां तक आया वो क्या कहलाया? बी बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपातिक सीमा। और ये क्या कहलाया? प्रत्यास्थता की सीमा। तो चलो फिर से देखते हैं, ए से लेकर के कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? बी तक। तो क्या बोलोगे? इसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, ये हुक के नियम का पालन नहीं करता, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। ठीक है, और यह बी के सापेक्ष प्रतिबल को प्रत्यास्थता की क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं बी से लेकर के डी वाला क्षेत्र यहां तक। ये सी अभी बाद में आएगा, है ना? कौन सा क्षेत्र हम चल गए? बी डी की। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं 7 किलो का वजन कर दिया ना, अब मैं 10 किलो का वजन कर रहा हूं। 7 के बाद मान लो 8 किलो का, 8 किलो का वजन लटका दिया। जब 8 किलो का लटकाए तो ये हो गया मान लो 15 मिलीमीटर, थोड़ा ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, फिर यहां पर मान के चलो कि मैं 9 किलो का वजन लटका दिया, तो ये हो गया मान लो 20 मिलीमीटर। ठीक है, फिर इन वजन को हटाया तो हटा के वो कुछ ना कुछ उसका बचा रह गया, पूरा का पूरा वापस नहीं आया। पूरा का वापस का मतलब ये है कि मान लो मैं एक तार लिया था 1 मीटर लंबी। कितना लिया था? 1 मीटर लंबी। तो जब मैं वजन हटाऊं तो कितने का हो? 1 मीटर हो। लेकिन 1 मीटर ना हो करके ये 1 मीटर मान लो 5 मिलीमीटर हो गए, पूरा का पूरा वापस नहीं आई। ठीक, तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ये पूरी तरह से वापस नहीं आई। तो यहीं पर है कि देखो, यहां मैं खींचा तो यहां से लेके यहां तक तो खींच गई, जब वापस आई तो कहां रुक गई? सी पर जाकर के रुक गई, पूरा यहां तक बी तक वापस नहीं आई, है ना? तो यहां पर अब क्या बोलेंगे? कर्व इसका लंबा पाया जाता है। ये कर्व जितना वैसे लंबा होगा ना, ये बिंदु और ये बिंदु, इसका मतलब यह है कि हम किसी वस्तु को ज्यादा खींच सकते हैं। जिसमें ये ग्राफ यहां से यहां तक लंबा ज्यादा होता है, उसका तनन सामर्थ्य ज्यादा होता है। जैसे मैं मान लो यहां पर इसी का ग्राफ अभी लोहे का बनाया हो तो इतना बन रहा है, यदि मान लो सोने का बनाता तो ये और दूर चला जाता, क्योंकि सोने को और लंबी तार में हम खींच सकते हैं। तो जिसका ये बिंदु, दोनों बिंदु जो है डी बिंदु और सी बिंदु जो है वो कैसे रहेंगे? दूर दूर रहेंगे, उसकी तनन सामर्थ्यता कैसी होती है? अधिक होती है। तब इसको लिखेंगे कैसे? पहला तो ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है ना? ये प्रत्यास्थता का गुण डी तक दर्शाता है, लेकिन इसको भार को हटाने पर ये कहां पर आ जाता है? सी पर आ जाता है। तो सी को हम कौन सा बिंदु बोल देंगे? ये कौन सा बिंदु हो गया? एक तरह का प्लास्टिक आचरण बिंदु। यहां से वो वापस नहीं आई, जो वस्तु अपने वापस गुण में नहीं आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक आचरण। तो चलो इसमें क्या क्या लिखोगे यार? यहां पर लिखोगे कि भार लटकाने पर, माने हुक के नियम का पालन नहीं करता है, वस्तु प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। ठीक है, और पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। ये सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक आचरण। ठीक है, अब मान के चलो हम वजन 9 की बजाय हम क्या करें? 10 किलोग्राम लटकाए तो ये सीधे जाकर के 30 मिलीमीटर बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहां पर जो होता है, अधिक तेजी से उसमें लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है, और उसके बाद तार क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो जहां जिस बिंदु पर तार टूट गई उसे हम क्या कहेंगे? भंजक बिंदु। भाई आप मत लटकाओ, उसको सहने की क्षमता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो जब हम इसको डिटेल करेंगे तो यही करेंगे, अलग अलग क्षेत्र। ओ ए क्षेत्र अलग लिखेंगे, ए बी क्षेत्र अलग लिख देंगे, फिर बी से लेकर के डी क्षेत्र लिख देंगे, सी इसी के भीतर आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी ई क्षेत्र लिखेंगे। तो एक बार रिपीट करता हूं, ओ ए क्षेत्र में क्या लिखोगे? ग्राफ सरल रेखा होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, और ए के सापेक्ष प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ए से लेकर के कहाँ तक, बी वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर ग्राफ सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, हुक के नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है। तो बिंदु बी को हम क्या बोल देते हैं, एक तरह का ये क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्था की सीमा। ये प्रत्यास्था की सीमा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कौन सा क्षेत्र, बी से लेकर के डी। तो यह हुक के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, और इसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। भार हटाने पर वस्तु पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती, वो सी बिंदु तक आती है। कहां पर आती है, सी बिंदु तक। सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का आचरण, ठीक है ना, प्लास्टिक आचरण। फिर यहाँ पर डी और ई के बीच में है। तो जब हम ज़्यादा भार लटकाते हैं तो लंबाई में अचानक तेजी से वृद्धि होती है और वह तार टूट जाती है। जिस बिंदु पर टूटती है उसे हम क्या कहते हैं, भंजक बिंदु या त्रोटन बिंदु, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है। और इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं लिखने का तरीका। तो ये देखो, ग्राफ जाने दो, यहाँ पर धातु की तार है ना, उसमें हम तनन प्रतिबल बढ़ाते हैं, माने प्रतिबल लगा रहे हैं, तो उसके लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रतिबल और विकृति के बीच हम क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो ये ओ ए क्षेत्र हो गया, यह रेखी होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, और बिंदु ए के संगत प्रतिबल को या सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। तो ये याद नहीं करना है, सब उसमें लिखा है, उसी के हिसाब से आपको शब्द बनाना है। फिर दूसरा क्षेत्र कौन सा था, ए बी है। यह रेखी नहीं होता है, अर्थात ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है, और इसमें प्रत्यास्थ का व्यवहार होता है। बी के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा। और जो उसमें क्षेत्रफल पूरा का पूरा घिरा होता है उसको हम प्लास्टिक क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारा बी डी का क्षेत्र आया था, है ना। तो बी डी के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रतिबल के साथ विकृति में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रतिबल हटाने पर तार बिंदु सी तक वापस आती है। तो सी बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह का पराभव बिंदु बोलते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर डीई का क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो डी में क्या है, प्रतिबल बढ़ाने पर तार में विकृति कम होती है और वह क्या होती है, टूट जाती है। तो जिस बिंदु पर टूटती है, ई बिंदु को हम क्या बोलते हैं,